कक्षा 9 के उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जो 2024 की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। जिनके 2024 की वार्षिक परीक्षा होना बाकी है वो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, आपकी काफ़ी फायदा मिलेगा। विशेष तौर पर एमपी बोर्ड के वो स्टूडेंट जिनका पेपर है जो 11 मार्च को होने वाला है, तो 11 मार्च को जिनका पेपर है उनके लिए तो ये बिल्कुल ही अच्छा पेपर जाएगा अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो 80 नंबर का आपके पेपर आएगा और ये पूरा इसी प्रकार का हूबहू आपका पेपर इस टाइप का आपके आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और ये आपके सामने मैथमेटिक्स क्लास 9th की जो ईयरली एग्जाम है वार्षिक मूल्यांकन 2024 उसका पेपर है। इसका पेपर कोड है आपके 945। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर। ये अपना ऐप है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप अपने व्हाट्सअप मैसेज कर देना ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे 7568350069। और 9वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो बोर्ड परीक्षा और आपकी जो 9th क्लास की जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पेपर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आप ये जो 80 में से 80 नंबर आराम से जो गणित में प्राप्त कर जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है ये कि सही विकल्प का चुनकर लिखना है। सही विकल्प को चुनकर इसका जो सही आंसर है वो लिखना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि सही विकल्प चुन के लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक कौन सा है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा 0,0। तो मूल बिंदु होता है क्या वो देख लो पहले। एक आड़ी लाइन होती है जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक खड़ी लाइन होती है जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, तो इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इसको कहा जाता है मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं 0,0। तो ये आड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइनें कटती है वो लंबवत 90 डिग्री के कोण बनाती हैं, और ये वाले जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 0,0। फिर इस प्रकार से ये 4 भागों में बढ़ जाता है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये वाला सेकंड चतुर्थांश है, और ये वाला थर्ड चतुर्थांश है, और ये वाला जो भाग है वो बचा हुआ हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। यहाँ पर हमारा जो पहला चतुर्थांश है उसमें x का मान भी प्लस में होता है और y का मान भी प्लस में होता है। सेकंड वाले में x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के होते हैं, और चौथे वाले में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो ऐसे इनके जो निर्देशांक के जो चिन्ह है वो आपको याद रखने हैं। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर आपको जो इसका उत्तर हो जाएगा मूल बिंदु के 0,0। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली चतुर्थांश वाली ये, तो आप ये क्वेश्चन है जो आराम से कर पाएंगे। -2 और -3 दोनों ही माइनस माइनस के, दोनों ही माइनस माइनस किस में होते हैं? तीसरे में होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तृतीय चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका उत्तर क्या करेंगे हम? ये तृतीय चतुर्थांश करेंगे, जो कि आपके स ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न आपके y बराबर 3x + 5 इसके कितने हल होंगे? तो ये 2 चर वाली एक रैखिक समीकरण है। 2 चर वाली एक रैखिक समीकरण है जिसके कितने हल प्राप्त होते हैं? अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो लाइन होती है x + y बराबर, जैसे x + y बराबर मान लो 2 है, तो इसके लाखों करोड़ों जो अनेक जो इसके हल प्राप्त होते हैं। तो इसको हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपके स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर करेंगे इसमें स उत्तर, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका यह है कि y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। तो y बराबर a यानी कि y का तो कौन कौन इसमें मान है। जैसे y बराबर मान लो ले लेते हैं हम 2। तो इसको हम जब ग्राफ में खींचेंगे, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। इसमें y बराबर 2 है और x का मान 0 है। x का मान कितना है? 0 है। तो y बराबर क्या लिखना है आपको? इसमें 2 लिखना है। जहाँ पर ये y है वहाँ पे 2 लिखना है। तो ये तो हो जाएगा आपके y बराबर 2। ये क्या होगा हमारा? इसमें y बराबर 2 हो जाएगा। तो y बराबर 2 कहाँ पे होगी? ये x अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम x अक्ष के समांतर। जब x बराबर मान दे दे तो वो y अक्ष के समांतर होगी, और y बराबर मान दे दे तो वो x अक्ष के समांतर आएगी। तो ये वाली x अक्ष के समांतर आएगी। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 नहीं 5। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
ये आपके सामने एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इसके तीनों ही कोणों की जो जोड़ हैं वो कितनी आती हैं, 180 डिग्री आती हैं। अंदर के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री आती हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इसका उत्तर लिखेंगे हम ऑप्शन नंबर ब। और ये 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, इस 90 डिग्री को कोण को कहा जाता है समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है इसको हम समकोण कहते हैं। ये पूर्ण कोण कहलाता है। 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि सरल कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहा जाता है, कितने डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 180 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों ही कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर उसके तीनों ही कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा, ये मान लो एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, उसके तीनों ही कोण भी बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोणों का योग 180 है तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों की जोड़ है जो ये मान लो x है, ये भी x है और ये भी x है, तो तीनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 3x बराबर 180 डिग्री। 180 में भाग दे देंगे हम इसमें 3 का, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 60 बार चला जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, वो 60 डिग्री का होता है। तो ये तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है, ये अंदर के कोणों की जोड़ होती है, याद रखना इसमें। अगला प्रश्न आपका ये है कि न्यून कोण की माप कितनी होती है। न्यून कोण की माप मतलब ये होता है जो 90 से तो कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। तो 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें ऑप्शन अ। 0 और 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो फिर 90 और 180 के बीच का कोण क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अधिक कोण। इसको कहा जाता है अधिक कोण, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है समकोण। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। एक होता है 180 डिग्री का कोण जिसको हम कहते हैं सरल कोण। इसको सरल कोण भी कहते हैं, इसको रिज्जु कोण भी कहते हैं। सरल कोण या रिज्जु कोण, दोनों नाम याद रखना इसका, 180 वाले का सरल कोण या रिज्जु कोण। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपके आने वाले सारे पेपर अच्छे से होंगे, क्योंकि इसी प्रकार की तैयारी आपको सारे पेपर की करवाई जाएगी। और अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, आपका पेपर हो जाए तो अपना पेपर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप जरूर करना। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसमें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, कोऑर्डिनेट बताने इसमें ओरिजिन के, तो 0 0 हो जाएगा। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -2 -3 इज सिचुएटेड, ये कौन से में, तो आपके ये थर्ड में हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आपके थर्ड में हो जाएगा। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन इसमें होते हैं। y = 0, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को कहते हैं 0 to 90, एक्यूट एंगल होता है 0 to 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दूसरा, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और ये आपके 7 क्वेश्चन है इसमें, एक नंबर के 7 प्रश्न है। तो 2 वर्गों, ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि 2 वर्ग होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हैं। तो 2 वर्ग है जो सर्वांग सम होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं अगर उनकी भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो हम इसमें लिखेंगे सर्वांग सम, इसमें सर्वांग सम बनना है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये कहलाती है कर्ण। ये समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री का है, और इसमें सामने वाला कोण है 90 के सामने वाला, उसको कर्ण कहते हैं। और ये कर्ण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती हैं, तो इसमें हम लिखेंगे ये कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती हैं, कर्ण कहलाती हैं। और अगला प्रश्न आपकी है कि किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। तो कोई सभी चतुर्भुज ले लो, उसके सभी कोणों का जो योग है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम इसमें 360 डिग्री। अगला प्रश्न आपके, एक त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 बराबर में विभाजित करती हैं। तो एक त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती हैं, क्योंकि वो मध्य बिंदु से मिलाते हैं, इसलिए 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती हैं।
अगला क्वेश्चन आपका ये कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो 3 असंरेख बिंदु से हम केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें 1। सही आंसर हो जाएगा इसमें 1। 3 असंरेख बिंदु से हम केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम 1। अगला प्रश्न आपको इसमें 546 को 8 से गुणा करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 8 संग 48 हासिल के 4, 8 चौक 32 और 4 कितने हो गए 36 हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 43 68 और 43 68 आपके फर्स्ट वाला ये इसमें दे रखा आपके ये वाला 43 68। तो ऐसे आपको जो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सूची सही सुमेलित करना है इसको, ठीक है, मिलान करना है इसमें। तो इसमें आपको मिलान करना है एक तो कि 0.45 प्लस 0.25 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो 0.45 इसमें जोड़ेंगे हम 0.25। तो जोड़ करेंगे तो ये 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7 10.0। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 0.70 जो कि आपके ऑप्शन नंबर गड़ी वाले ग में दे रखा है। फिर आपको इसमें माइनस की संख्या वाला से भाग करना है। ये माइनस के 306 में 9 का भाग करना है। तो 9 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, 9 3 27, 4 बचेंगे 36 हो जाएंगी, 9 चौक 36। तो माइनस के 34 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको गुणा करना है माइनस के 4 से माइनस के 2.5 को। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा आपके प्लस और 2.5 को गुणा करते हैं 4 से। तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के वापस पॉइंट लगा लेंगे, उत्तर आएगा आपके 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक माइनस और एक प्लस को जोड़ करनी है। तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे 3.5 में से 2.5 को घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। अब उत्तर प्लस का आएगा माइनस का, तो हम देखेंगे इसमें माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर इसमें माइनस में आएंगे। तो माइनस का 1.0 मतलब 1 आंसर आएगा। इसका मिलान करेंगे माइनस के 1 से। नेक्स्ट है आपके 4/5। तो 4/5 का मतलब कितना होता है 4 में 5 का भाग देना है। 4 में 5 का भाग देना है तो 4 का इसमें 5 का पार्ट बोलेंगे, 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। 40 हो जाएगा, 8 बार भाग चला जाएगा, 5 8 40। भाग कितनी बार गया 0.8 बार। तो इसका जो उत्तर है वो आपके हो जाएगा 0.8। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये 0.5 में 10 का भाग देना है। तो 0.5 में 10 का भाग देना तो आसान है। तो 0.5 में भाग देना है 10 का। तो इसका हम पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, तो ये बट्टे में लग जाएगा आपके एक और 0। कितना आएगा आपके 5/100। अब आपके 2 0 है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ऊपर एक ही संख्या तो 1 0 और लगाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा आपके 0.05। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 0.05। इस प्रकार से आपको इनको यहाँ पे मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है, सत्य और असत्य इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन ये कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को देख लो। प्राकृत संख्या को हम n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है w से लिखते हैं। अगर प्राकृत संख्या में 0 भी आगे शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0 1 2 3 4 5 ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखो सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं है, क्योंकि इसमें 0 आपके इसमें नहीं मिलेगा। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, जबकि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये कह रहा है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ ये सही बात है, सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपके 0 अकेला नहीं मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम ये सत्य है। अगला प्रश्न ये कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, गलत है। जैसे एक तो √2 है और एक √3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये आपके हो जाएगा असत्य। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर उत्तर वापस अपरिमेय ही आता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये सही बात है कि आधे वृत्त में जो बना हुआ कोण है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ये हम इसमें आधा वृत्त बनाएंगे और इसके अंदर जो कोण बनेगा
वो कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। तो आधे वृत्त में बना हुआ जो कोण है वो समकोण होता है, ये सही बात है, 90 डिग्री का कोण बनता है। चौथा क्वेश्चन आपकी, यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी और सी, तो उसका जो अर्ध परिमाप है वो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। हाँ, ये सही बात है। हीरोन के सूत्र वाली प्रश्नावली में हमने इसको पढ़ा कि अगर ए बी सी त्रिभुज की ये भुजाएं हैं तो इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप होता है इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये एस का मान आता है। तो ये बिल्कुल सही है आपके, ये सत्य है। नेक्स्ट है अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होता है। अर्धगोले का आयतन ये पूरे गोले का आधा होता है, तो ये तो पूरे गोले का आयतन, इसमें 2 का भाग देते हैं तो ये यहाँ पे 2 ही आता है, तो फिर ये आपका असत्य हो जाएगा, ये वाला असत्य है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आपके पूर्ण गोले का आयतन है। जबकि पूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 3 पाई आर स्क्वायर ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन आपके ये कि 4/5 और भाग देना है 8/10 का, तो इसका उत्तर 2 आता है। देख लेते हैं, देखें 4/5 में भाग देंगे 8/5 का, तो इसको भाग को बदलेंगे गुणा में, ये 8/5 है, ये उल्टा हो जाएगा, ये 8/10 तो 10/8 हो जाएगा। 5 के बार से ये कटेंगे आपके 2 बार, 4 के बार से 8 कटेंगे 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आएगा केवल 1। तो ये फिर आपके गलत है, ये आपके 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये वाला आपके जो असत्य होगा। तो सवाल को आपको सोल्व करके इसके आंसर यहाँ पे टिक करना है, बाकी आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके है 5। एक शब्द या एक वाक्य में इनके उत्तर आपको लिखने हैं। ये कह रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके कि 100 की घात 3 का मान कितना होगा। तो 100 की घात 3 का मान ज्ञात करना आसान है इसमें, कि 100 को 3 बार गुणा करना है, 100 इंटू 100, ये 3 बार गुणा करना है। तो ये कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो, यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे इसमें, 2 4 और 6, तो टोटल तो लगेंगे आपके 6 जीरो। ये 6 जीरो पहले लगा देंगे, फिर जो बची हुई संख्या उसको आपस में गुणा कर देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके 1, तो इसका जो उत्तर है वो आपके ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 1, फिर इसके 6 जीरो लगा देंगे, तो ये इसका उत्तर होगा। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद नाम से पता चल रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और रैखिक बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना, रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो आपको शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों याद रखना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें अगर हम 3 का भाग देते हैं तो ये शंकु का आयतन बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आंसर होगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक और होता है इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम पाई आर कोष्टक ये कॉमन लेते हैं और यहाँ पे एल प्लस आर बचता है। और एक होता है इसमें आपके शंकु की तिर्यक लंबाई, एल बराबर होता है √r² प्लस h², ये इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई, इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपके है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या फिर अंकों को क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है आंकड़े, इनको डाटास कहा जाता है, तो उसको हम कहेंगे आंकड़े। बहुलक क्या है, तो वह चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, बटे में आएगा इसके कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये इसमें प्रायिकता का मेन सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये, एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो जो घटना निश्चित होती है, पहले से इसका परिणाम आपको पता होता है, उसको निश्चित घटना कहते हैं। जैसे मान लो आपकी जेब में 2 नोट है, ठीक है, और दोनों ही नोट 10-10 के हैं, और आप कह रहे कि मैं जो नोट निकालूंगा वो 10 का ही नोट निकलेगा,
इसका मतलब आपको उसका परिणाम पहले से पता है कि मैं जो भी नोट निकालूंगा 10 का ही निकलेगा, तो आप श्योर है 100% है। इसलिए इसका जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक होती है असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है। असंभव घटना कौन सी होती है? जैसे एक बैग में 2 तरह की गेंद पड़ी है, एक लाल गेंद है और एक काली गेंद है। एक तो आपके इसमें लाल गेंद है और एक गेंद आपके इसमें काली गेंद है। एक लाल गेंद और एक काली गेंद, और आप जो कह रहे हैं कि इसमें से जो सफ़ेद रंग की गेंद निकालो, तो नहीं निकलेगी उसमें से, क्योंकि 2 ही तरह की गेंद इसमें, लाल और काली, और सफ़ेद रंग की गेंद इसमें से नहीं निकल सकती। लाल और काली के अलावा इसमें से दूसरे तरह की कोई सी भी गेंद नहीं निकल सकती हैं। तो दूसरे रंग की कोई भी आपको पूछ लें इसमें से जो नीले रंग की गेंद निकलो, तो असंभव घटना है, हो ही नहीं सकती वो घटना, तो वो आपकी जो असंभव घटना हो जाएगी। और असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा कितनी होती हैं? 0 होती हैं। याद रखना, ये प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है और कम से कम 0 होता है। 0 से कभी भी कम नहीं आएगी प्रायिकता, और 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये आपको क्वेश्चन है, इनका आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये संख्या दे रखी है आपको, और इसमें आपको हर का परिमीकरण करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करेंगे, हर का परिमीकरण करना इसमें सीखेंगे। आपके एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, वो भी आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। √2 + 3, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जो उदाहरण में दे रखा है इसको देख लेना, ये आपकी पूछा जाएगा, और ये भी आपको जो अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना। और दोनों एक ही प्रकार की, इनको आप यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं। तो आइए हम जो सवाल नंबर 6, इसमें आपको हर का परिमीकरण करना सीख लेते हैं। देखो इसमें आपके दे रखा है 1/√7 और माइनस में √6। इस सवाल को करने से पहले आपको एक सारो समय का याद होनी चाहिए। एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, a + b और a - b। ये जो सरसमीका है इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। यही सरसमीका इस वाले सवाल में काम आएगी। तो इसको कहते हैं हम a + b a - b बराबर a² - b²। यहाँ पर आपको क्या करना है? इसके हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण क्यों किया जाता है? इसके बट्टे में जो आपका अंडर रूट दे रखा है इसको हटाना पड़ता है। तो हर का जो परिमीकरण करते हैं तो वो हर के इस अंडर रूट को हटाने के लिए परिमीकरण किया जाता है। अब करते कैसे? तो हर में जो संख्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है आपके √7 - √6। तो हम क्या करेंगे? इसका उल्टा चिन्ह लेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का लेंगे, और ये माइनस का है तो प्लस का लेंगे, और उसका अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर आपका √7 - √6 के संयुग्मी। अब संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी होता है इसका उल्टा चिन्ह लेते हैं। संयुग्मी क्या होता है? इसका उल्टा चिन्ह लेते हैं। हर -7 - √6, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? संयुग्मी हो जाएगा इसका √7 + √6। ये क्या हो जाएगा? इसका संयुग्मी हो जाएगा। तो संयुग्मी का अंश व हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में गुणा। ठीक है, इसका अंश और हर में गुणा करेंगे और इसको हम वापस लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपके 1/√7 - √6। इसको हम गुणा करेंगे √7 + √6 से, और बटे में भी इसको गुणा करेंगे √7 + √6 से, और इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे। अब अंश को अंश से गुणा कर लेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा कर लेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे से गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसको बराबर लगाएंगे। ये आ जाएगा आपका 1 × √7 + √6, यह आ जाएगा, और बट्टे में इसको एक ही साथ में लिख लेंगे। ये आएगा आपके √7 - √6, और एक गुणा में लिखेंगे √7 + √6। तो यहाँ पर नीचे हमेशा एक सूत्र लगेगा जिसको हम लिखेंगे a - b। ये तो a - b और ये वाला a + b है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। अब ऊपर तो वैसे वैसे ही गुणा में लिख लेंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ऊपर आएगा आपके √7 + √6, और बट्टे में कितना आएगा? a² - b²। a का मान कितना है? √7, तो √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का भी स्क्वायर करेंगे। किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और अंडर रूट के नीचे वाली संख्या बच जाती है। जैसे √3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें केवल 3 उतर आता है। √7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 7 बचेगा। √6 और उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का ये केवल आपके 6 ही बचेगा। तो इसके अंदर वाली संख्या बचेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये तो आएगा ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और बटे में आ जाएगा इसका अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6। अब 7 में से 6 जाएगा तो 1 ही बचेगा आपके, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और बटे में बचेगा 1 का भाग देंगे तो वही नंबर आएगा। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इसके आंसर आएंगे। ऐसे आपको हर क्वेश्चन का परिमेयकरण कर लेना है। जैसे इसमें आपके उदाहरण दे रखा है ये वाला 1/2 अंडर रूट 2 प्लस 3 वाला, तो या फिर अंडर रूट 3 प्लस 2 वाला, अंडर रूट 3 प्लस 2 वाला, तो इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस 3 लिखो, तो इसका भी हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर सकेंगे। तो ये भी आपके वही सवाल है जैसे ये वाला सवाल है, तो सेम सवाल आपको यहाँ पे हल करना है। तो ये वाला सवाल तो हमने सोल्व कर लिया। अब हम इसका जो ये ऊपर वाला तो हमने सोल्व कर लिया, अब ये वाला अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का जो होल स्क्वायर इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अगला सवाल है अपना ये कि जिसमें आपको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इसको हल करना है, सोल्व करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो इस सूत्र से इसको हम यहाँ पे खोलेंगे। a का मान अंडर रूट 5 है, a बराबर कितना है यहाँ पे अंडर रूट 5 है और b बराबर कितना है अंडर रूट 2 है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे मान को, तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर में लिखेंगे इसको, और प्लस में लिखेंगे हम 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 5 ही आएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये पूरा अंडर रूट एक साथ हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट एक ही साथ में गुणा हो जाएगा। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएंगे, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इसके आंसर आएंगे। तो इसके जो उत्तर होंगे वो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इसके आंसर होंगे। तो ये फाइनल इसका आंसर आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको इसको सरल करना है। सरल करना है 2 की घात 3/2 डॉट इंटू 2 की घात 1/5। ये एक सूत्र होता है कि आधार समान होने पे इनकी घातें जुड़ जाती हैं। a की घात m इंटू a की घात n होता है, तो इसकी जो घातें होती है वो जुड़ जाती हैं, a की घात m प्लस n हो जाता है। तो वैसे आपको इसमें करना है, इसका आधार सेम है 2, इसकी घातों को जोड़ लेंगे। तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/5 हो जाएगी। तो ये आएगा आपके 2 की घात, ये 2 और 5 के लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 2 की घात 15 और 2 17/10 आंसर होगा। ऐसे आपको इस वाले को सोल्व करना है। इसमें क्या ये घात है, तो घात इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके, ये इसके 2 सूत्र वो याद करने हैं। a/b की घात अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m और बटे में b की घात m। ये घात दोनों के ऊपर चली जाती हैं, और किसी भी संख्या के ऊपर घात है और उसके ऊपर एक और घात है तो दोनों घातें गुणा हो जाती हैं, a की घात m इंटू n हो जाता है। ये दोनों ही सूत्र इस वाले सवाल में लगेंगे। पहले तो हम ये वाला लगाएंगे, फिर ये सेकंड वाला सवाल सूत्र इसमें लगाने वाले हैं। तो पहले तो 7 घात को दोनों के साथ में लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगेगा पहले। तो ये हो जाएगा आपके 1 की घात कितनी हो जाएगी 7 और बटे 3 की घात 3 और उसकी घात कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये 1 की घात 1 ही होगा, और ये घात की घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 7 हो जाएंगी। तो घात की घात गुणा हो जाएगी तो 7 या 21 हो जाएगा। तो 1/3 की घात कितना आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। ये इसके फाइनल आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके जो बहुपद वाली प्रश्नावली उसका सवाल है ये आपके 2.2 का जो दूसरा सवाल है वहाँ से लिया गया है ये कि P0 ये आपके एक तो P0 पे मान ज्ञात करना है, P1 पे मान ज्ञात करना है, ये बहुपद आपको दे रखा है। तो जहाँ जहाँ इस सवाल को हम 2 बार करेंगे, एक बार x बराबर 0 लिखेंगे, एक बार x बराबर 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम वापस लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका Px बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद होगा हमारा 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस में आएगा आपका 4x और माइनस में 5। एक बार तो p बराबर यानी कि x बराबर 0 पे मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P0। एक बार x बराबर 1 पे मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P1। इस प्रकार से दोनों का आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले हम P0 पे मान इसका ज्ञात कर लेते हैं। P0 पे मान ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका P0 x बराबर 0, तो P0 और 2 इंटू 0 की घात 3 माइनस 3 इंटू 0 की घात 2 और प्लस में 4 इंटू 0 और माइनस में 5। तो माइनस ये 2 0 की घात 3 का मतलब 0 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 ये तो 0 ही आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 ये भी आएगा 0 प्लस 4 इंटू 0 ये भी आएगा 0 और माइनस में आएगा आपके 5। ये 0 का तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो इसमें आपका आएगा 0 माइनस 5 बराबर माइनस के 5। ये तो हमने P0 का मान ज्ञात किया, तो P0 बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा, P0 बराबर माइनस के 5 आंसर आएंगे। ऐसे ही आपको P1 पे मान ज्ञात करना है, तो जहाँ पे ये x है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर भी आएगा आपका 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी आएगा 1। तो जहाँ जहाँ पे वो x था वहाँ पे हमने 1 1 लिख लिया। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 की घात 3 1 ही होता है, माइनस 3 इंटू 1 की घात 2 1 ही होगा, प्लस 4 एकम 4 माइनस 5। सोल्व करेंगे इसको, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 प्लस में 4 और माइनस में 5। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, ये 2 और 4 अलग जुड़ जाएंगे 6 हो जाएंगे, और माइनस माइनस वाले अलग जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3 और माइनस के 5 माइनस के 8 हो जाएंगे। 6 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। इसका मतलब P1 पर जो इसका मान है वो कितना आएगा, माइनस के 2 आएंगे। तो P1 पर इसका जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस के 2। तो माइनस के 2 इसके फाइनल आंसर होंगे। ऐसे आपको इस सवाल को सोल्व करना है। तो इसका जो सवाल नंबर 2 है वो हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इसका अथवा में दे रखा वो भी कर लेते हैं ये कि x बराबर जो -1 है इस पर आपको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद क्या दे रखा है, Px बराबर लिखेंगे हम इसमें 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस में 3। जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर आपको माइनस का 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका P माइनस का 1 बराबर में 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 4 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और फिर करेंगे हम प्लस में 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5 माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो -1 इंटू -1 आपका प्लस का 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 और प्लस में 3। सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके माइनस के 5 माइनस के 4 और प्लस में 3। यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस के 4 और माइनस के 5 माइनस के 9 और प्लस में 3। माइनस का 9 बड़ा है और माइनस के 9 और प्लस के 3, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारा उत्तर इसमें माइनस का आएगा। तो P -1 पर जो इसका आंसर वो कितना आएगा, आपके 6 आ जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। नहीं समझ में आया हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना। आपको कोई भी सवाल समझना हो तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके 10वां है जो कि तीसरी प्रश्नावली का है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो देखो क्षैतिज रेखा जो होती है, ये आड़ी रेखा जो होती है वो x अक्ष होती है, तो उसको हम कहेंगे x अक्ष। क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, वो x अक्ष कहलाती है। आप इसको पूरा विस्तार से लिख लेना। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। इसको कहते हैं हम y अक्ष। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हम इसमें मूल बिंदु लिखेंगे। तो मूल बिंदु क्षैतिज रेखा x अक्ष हो जाएगी और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष हो जाएगी। जहाँ दोनों बिंदु काटती हैं, दोनों रेखाएं उस बिंदु पे काटती हैं तो उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम मूल बिंदु।
इसके अथवा में आपके सवाल है ये भी इसी प्रश्नावली का है। ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको इसके लिए ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड वाला और ये चौथा वाला है। पहले वाले में दोनों ही प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में x माइनस वाई प्लस होता है, तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के होते हैं और चौथे वाले में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे देख लेना है x माइनस वाई प्लस आपके दूसरे में है, तो ये किस में आएगा आपका सेकंड में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। दोनों ही प्लस के पहले में आते हैं, तो ये वाला आएगा आपके प्रथम चतुर्थांश में। x प्लस वाई माइनस चौथे में है, तो ये आ जाएगा आपका चौथे चतुर्थांश में। और दोनों ही माइनस में आपके तीसरे में आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका तीसरा। आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम याद है तो इससे आप जो इसका आंसर कर पाएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता ही होगा 0,0 होता है, याद कर लेना, पक्का आएगा ये। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, यदि बिंदु 3,4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये समीकरण है जो इस बिंदु को संतुष्ट करेगी, यानी कि x का मान 3 रखेंगे और y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगी, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर स्थित है। तो x बराबर 3 लिखेंगे और y बराबर 4 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 बराबर a × 3 और प्लस में 7। ये 3 चौक कितने हो गए, 12 हो गए, 3 चौक 12 हो जाएंगे, प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, और बराबर में कितना है आपका 3a। अब आपका 3a है तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे, तो 3a बराबर कितना बचेगा 5, तो a बराबर आ जाएगा आपके 5/3। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन आपको समीकरण आपको ये दे रखी है, इसको आपको हल करना है। तो x को एक तरफ ले जाएंगे और बिना x वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा, और इधर ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस के 3 पहले से है और माइनस का 1 एक और आ जाएगा। 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो x बराबर इसका उत्तर कितना आएगा, -4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक शंकु का कुल प्रस्थित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और इसके आधार का जो व्यास है वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आइए इस सवाल को हम सोल्व। देखो 13वां सवाल आपके कि शंकु का आपको कुल प्रस्थित यानी कि आपको संपूर्ण प्रस्थित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें तिर्यक ऊंचाई ये आपका l का मान दे रखा है और ये व्यास दे रखा है, इससे हम r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई आपको l बराबर दे रखी है, वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और इसके आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है, वो व्यास दे रखा है पूरा डायमीटर दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या ये r बराबर हो जाएगी आपके 24/2, यानी कि इसमें आएगा 12। अब आपको इसका कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया TSA ज्ञात करना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगेगा इसमें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, TSA क्या होता है, ये होता है आपका पाई r कोष्टक l प्लस r होता है। तो पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 लिख लेंगे। तो पाई का मान लिखेंगे इसमें 22/7, तो 22/7 इंटू r का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12। कोष्टक l का मान कितना है, l का मान 21 है, प्लस r का मान कितना है 12 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो जाएगा। इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये 22 को 12 से गुणा करेंगे तो 22 12 तो 12 दूनी 24, हासिल के 2, 24 और 2 26 इंटू 33 और बटे में 7। तो 264 को हम गुणा करेंगे 33 से, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, और 3 छंग 18 और 1 19 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर इससे वापस करेंगे 2 9 7, तो ये आ जाएगा आपका 2 9 2 11 हासिल का 1, और 9 और 7 16 और 1 17 हो जाएगा, हासिल का 1 7 और 1 8। तो ये कितना आएगा आपके 8712, इसमें भाग देना है 7 का। 8712 में भाग देंगे 7 का, 8712 इसमें भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7, 1 बचेगा 17 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे
ऊपर से उतरेगा 1, 31 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और ऊपर से उतरेगा आपके 2, 32 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 लगाएंगे, फिर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 7 49। इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 1244.57, और ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेना है। और ये नहीं करो और इसके अथवा वाला सवाल करना चाहते हैं तो ये भी हम कर लेते हैं। इसमें एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको, कितना दे रखा आपको 154 दे रखा है। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 है। तो हम लिखेंगे इसमें जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना दे रखा है आपको 154 दे रखा है। आपको r का मान ज्ञात करना है तो इसमें इसका सूत्र लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, बराबर में कितना आ जाएगा आपके 154। ये इसमें मान लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर, बराबर इधर कितना आ जाएगा ये 154, r का स्क्वायर अकेला रखेंगे, बाकी सबको ऐसे हटाएंगे तो 154 इंटू 7 और बटे में आ जाएगा आपका ये 4 इंटू 22 के पारे से काटेंगे 22 से कम 22 और 22 साथ 154, ये r बराबर आ जाएगा आपके r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 और बटे में 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आएगा आपके 7 और बटे में 2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 एक जैसी संख्या होती है, उसको एक बार लिखते हैं, 2 इंटू 2 को एक बार लिखेंगे। तो ये चाहे तो इसको 49 बटे 4 लिखे या फिर इसको 7 बटे 2 लिखे, दोनों उत्तर एक ही हैं। अंडर रूट में 49 बटे 4 और बटे में बराबर में 7 बटे 2, दोनों एक ही आंसर है। तो r बराबर कितना आ जाएगा इसमें 7 बटे 2 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 14 है ये कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की बारंबारताएं इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। चित्त 455 बार है और पट आपके 545 बार है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में क्या होता है? कुल परिणाम होता है, कुल परिणामों की संख्या। तो सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितना होगा? 1000 बार। इसमें से चित्त की ज्ञात करें तो चित्त आपके अनुकूल परिणाम 455 होगा और पट की ज्ञात करें तो पट के अनुकूल परिणाम 545 होंगे। तो प्रायिकता आपको चित्त की ज्ञात करनी तो हम लिखेंगे प्रायिकता चित्त या प्रायिकता हेड बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने? 455, तो ये आएगा आपके 455 और बटे में आ जाएगा आपका 1000। बटे में कितना आएगा आपके? 1000 आ जाएगा। अब इसको हम 5 के पार से काट लेंगे। 5 के पार से कटेगा ये 5 नम 45 और 5 एकम 5 और बटे में 5 के पार से कटेगा ये 5 दूनी 10 और ये 200 बार कटेगा। तो 91 बटे 200 इसके आंसर होंगे। ऐसे ही आपको प्रायिकता पट की ज्ञात करनी है तो पट की संख्या कितनी? 545। ये 545 ऊपर आएंगे और ये 1000 आपकी ये नीचे आ जाएंगे। इसको काटेंगे 5 के पार से तो 5 के पार से ये कटेगा आपकी 1 बार, 0 बार और 9 बार। कितना आ जाएगा ये? 109 और बटे में कितनी बार कटेगा ये? 200 बार। 109 बटे 200 इसके आंसर होंगे। ये चित्त की प्रायिकता और ये वाली पट की प्रायिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका अथवा में दे रखा है आपके, ये भी इसी प्रकार का है जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये वाला। इसमें 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है 500 बार तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। 2 चित्त 105 बार आए, एक चित्त 275 बार आए और कोई चित्त नहीं 120 बार आए। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो प्रायिकता 2 चित्त की ज्ञात करनी, प्रायिकता 2 चित्त। तो 2 चित्त के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 105 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 500। 5 के पार से काटेंगे 21 बटा 100 आ जाएगा ये। एक बार चित्त ज्ञात करें तो प्रायिकता 1 चित्त ये हो जाएगा इसका अनुकूल परिणाम। देखो सूत्र तो आपको हर बार लगाना ही पड़ेगा प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 275 और बटे में आपके 500। इसको 5 के पार से काटेंगे तो 5 के पार से ये कट जाएगा आपके 5 बार और फिर आपके कटेगा ये 5 के पार से 1 बार और कटेगा ये 25, तो ये 5 बार। फिर बटे में आपके कटेगा ये 100 बार। एक बार और 5 के पार से काटेंगे तो 5 के पार से कटेगा ये 11 बार और ये कटेगा आपके 20 बार। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा? 11 बटे 20 आएगा। कोई चित्त नहीं तो कोई चित्त नहीं, पी कोई चित्त नहीं,
P कोई चित नहीं। इसके अनुकूल परिणाम कितने, 120 है तो 120 ऊपर चले जाएंगे और ये 500 नीचे आ जाएंगे। 0 से 0 कटेगा, 12 और 50 को 2 के पार से काटेंगे तो 6/25 आएगा। तो इसका उत्तर 6/25 आ जाएगा। वही सवाल है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का एक ही सूत्र लगाना है हर सवाल में, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अगला सवाल आपके 16वां है। इसमें ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि ए बी लाइन जो सी डी के समांतर है और सी डी समांतर है आपके ई एफ के। और ये दे रखा है कि y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला मान आपको ये ज्ञात करना है और ये वाला हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला ज्ञात करने के लिए आपको इस याद रखना इसमें कि दो समांतर रेखा हैं, तो उनके एक ही तरफ जो बने हुए कोण होते हैं इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। तो अगर आपको y का मान पता है तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y और z का हमें अनुपात दे रखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जैसे ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाले कोण बराबर होते हैं। कितना होता है, ये सेम होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ का कोण कितना आएगा आपके, y आ जाएगा। तो y और z का जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे y अनुपात z बराबर कितना दे रखा आपको, इसको p के रूप में लिख लेते हैं कि 3p अनुपात 7p। तो इनकी जोड़ करेंगे, कोण y प्लस कोण z बराबर कितना आएगा आपके 180। तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस 7p इक्वल टू 180, 180 डिग्री। 3p और 7p कितने हो जाएंगे, 10p हो जाएंगे, बराबर 180 डिग्री। तो p का मान कितना आएगा, 180 और बटे में 10 बराबर 18 डिग्री। तो p का मान आया आपके 18 डिग्री। अब आपको ये वाला मान ज्ञात करना है, तो ये 3p हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा आपके 3p, यानी कि 3 × 18, 18 ये कितने होते हैं 54। और z बराबर कितना आएगा आपके 7p, ये हो जाएगा आपका 7 × 18। तो 8 7 56, हासिल का 5, 7 और 5 12, 126, ये हो जाएगा z का मान। तो z का मान आपकी 126 डिग्री है और y का मान आपके 54 डिग्री है। जो मान y का आया उसको या तो इसके बराबर में लिखेंगे या फिर ये जो कोण है ये वाला कोण देखेंगे तो ये आपकी एक सरल रेखा बना रहा है। ये PQ एक सरल रेखा है, तो ये वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, इनके मान बराबर होते हैं। तो ये x और ये z का मान बराबर ही आएगा। तो जितना मान z का है उतना ही मान x का है। तो कोण x बराबर कोण z होगा, जो कितना आएगा 126। या फिर y का मान 180 में से घटा लेना तो भी आपके x का मान 126 ही आएगा। 19वां सवाल है आपका, एक फुटबॉल टीम के 10 मैचों में इतने गोल किए गए, इन गोलों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग और बटा में लिखते हैं हम आंकड़ों की संख्या। बटा में क्या आएगा आपके आंकड़ों की संख्या आएगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। आंकड़े कौन कौन से, ये सभी संख्या इसके आंकड़े हैं और 10 संख्या तो 10 का भाग देंगे। तो ये आएगा आपके 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 और प्लस में 3 और बटे में कितना आएगा आपके 10 आएगा। इन सब की जोड़ करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 और 4 25, 25 और 3 28 हो जाएंगे। तो 28/10 मतलब उत्तर कितना आएगा आपके 2.8। डायरेक्ट मैंने 10 का भाग दिया, एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 2.8 इसके आंसर होंगे। ऐसे ही आपको इसका जो सेकंड वाला है इसमें आपको इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दे रखी है इसको पहले क्रम से लिखनी पड़ेगी। इसको आप क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में लिखी जाती है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 39, और फिर इसमें तो सबसे छोटी संख्या इसमें 39 ही होगी। तो पहले नंबर पे आएगा इसमें 39, फिर इसके बाद में आएगा आपके 40। 40 कितनी बार है, 40 2 बार है, तो इसमें लिखेंगे हम इसमें 40 2 बार है, तो 2 बार इसमें 40 को लिखेंगे। फिर 41 कितनी बार है, तो 41 1 बार है, 41 लिखेंगे हम इसमें 1 बार। फिर लिखेंगे इसमें 42, तो 42 इसमें 1 बार दे रखा है, तो 1 बार आ जाएगा इसमें 42। 43 कितनी बार है, तो 43 तो इसमें देख लेते हैं, 43 एक भी बार नहीं है। 44 4 इसमें नहीं है। 45 कितनी बार है, तो 45 आपके एक भी बार नहीं है। 46
तो 46 देख लेते हैं। 46 आपको ये दे रखा है एक बार, 46 है इसमें एक बार, 1 मिनट, ये वाला 46 एक बार, और 46 इसमें है नहीं, तो एक बार आ जाएगा इसमें 46। 47 है नहीं इसमें, फिर हम देखेंगे इसमें 48, तो 48 भी इसमें है नहीं। 48 के बाद में 49, वो भी इसमें नहीं है। 49 के बाद में 50 और 51 नहीं है, 52 है। 52 कितनी बार है? 52 है आपके एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे इसमें 52। 52 के बाद में 53, 53 तो है नहीं, 54 है, तो 54 कितनी बार है? 54 एक बार। 54 आपके एक बार इसमें दे रखा है, तो ये लिखेंगे हम इसमें 54 बार। 54 के बाद में 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57, 58, 58 भी इसमें नहीं है। 60 है इसमें, 60 कितनी बार है? 60 है आपका इसमें एक बार, एक बार आ जाएगा इसमें 60। 60 के बाद में आएगा इसमें 62, 60 के बाद में 62, और 62 के बाद में कितना है? 62 के बाद में आएगा इसमें 6 वाली लाइन में केवल आपके ये 60 और 62, फिर 71, 7 वाली लाइन में कोई है नहीं इसमें, 7 वाली नहीं आएगी। 81 के बाद में भी कोई नहीं है, 80 वाली लाइन में भी कोई नहीं है, और अच्छा एक 48 है इसमें, छूट गया ये 48, तो हम यहाँ लिख लेंगे 46 के बाद में 48, और फिर इसमें लिखेंगे 80 वाली लाइन में कोई है नहीं, ये 96 है, तो एक लिखेंगे इसमें 96 और एक 98 है। जोड़ लेते हैं कितनी बार हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गए। अब आपको इसमें 15, ये विषम संख्या है, n बराबर कितने हो गए? 15, तो 15 है हमारे विषम संख्या, तो इसका सूत्र लगेगा विषम वाला माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2वां पद, यानी कि n का मान कितना है? 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 + 1 और बट्टे में भाग देंगे 2 का, 15 और 1 कितने हो गए? 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 8वां पद आ जाएगा। 8वां पद आपको लिखना है, चाहे आगे से लिखिए पीछे से, 8वां पद गिन के लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर पे कितना आ रहे? 52 आ रहे, तो इसका जो उत्तर है वो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? माध्यक बराबर 52 आएगा। ठीक है, 52 इसका आंसर होगा। अगला सवाल आपके ये है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है और इनके सभी अनुपातों का, जो चतुर्भुज के सभी कोण है उनको ज्ञात करना है। तो ये सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इनमें x मान के इनको हल करना पड़ेगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है? वो 360 होती है, तो इनको हम x मानेंगे। ये हो जाएगा आपका 3x + 5x और प्लस में 9x और प्लस में 13x, और बराबर में कितना आएगा? आपके 360 आ जाएगा। इन सब की जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 13 और 9 22, 22 और 5 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। वापस इसकी जोड़ करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 9 17, और 17 और 13 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 30। कितने होंगे? ये 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके? 30x हो जाएगा। 30x बराबर 360, तो x बराबर कितना आएगा आपके? 360 और बटे में 30, तो 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर कितना आएगा आपके? ये 12 आ जाएगा। x का मान कितना है? 12। तो ये कोण a है, मान लो ये कोण b है, ये कोण c है, ये कोण d है, तो कोण a बराबर कितना आएगा? कोण a बराबर आया आपके 3x, यानी कि आपके 3 × 12 बराबर कितना आएगा आपके? 36। इसी प्रकार से कोण b बराबर 5x हो जाएगा, तो ये होगा आपके 5 × 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण c बराबर 9x हो जाएगा, c बराबर 9x, ये होगा आपके 9 × 12 और 12 में कितने होते हैं? 108 होते हैं। इसी प्रकार से कोण d हो जाएगा, d कितना आपके? 13 है, तो वो हो जाएगा आपके 13x। तो 13 × 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 156, 156। तो ये चारों ही कोण इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। अगला सवाल है अपना ये, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं 8 और 11, और इसका परिमाप दे रखा आपको 32। तो हीरोन का सूत्र वाले जो प्रश्न आ रहे उसमें से दिया गया है ये, आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका एक डायग्राम बना लेना है छोटा सा। देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कोई सा भी एक त्रिभुज बना लेना है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है, मान लो ये 8 है और ये 11 है, और इसका परिमाप दे रखा है, मतलब इसकी तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो हमें दे रखा है कितना है? इसकी तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो दे रखा है आपको
वो 32 है। टोटल तीनों भुजाओं की जोड़ कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। तो ये मान लो ए के सामने ए हो जाएगा, ये बी के सामने बी हो जाएगा और सी के सामने सी हो जाएगा। तो ए का मान हमें पता नहीं, तो हम पहले ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ये एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा दे रखी है आपको, परिमाप दे रखा है इसमें, एक तो आपको परिमाप क्या दे रखा है इसमें? आपको परिमाप दे रखा है। परिमाप मतलब कितना दे रखा है आपको? ये 32 दे रखा है। परिमाप क्या होता है? ये a प्लस बी प्लस सी होता है। परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि चारों ओर की दूरी इसका परिमाप है। बराबर कितना है? 32। इसमें दो भुजा दे रखी हैं, ये मान लो b है और ये वाली c है। इसमें दे रखा दोनों तो लिख लेते हैं। इसमें b बराबर कितना है? 11 है और c बराबर कितना है? 8 है। तो ये हो जाएगा और a का मान हमें भी ज्ञात करेंगे। तो a का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर ज्ञात करना है, b बराबर कितना है? 11 है और c बराबर 8 है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 32 में से घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये a प्लस 11 और 8 कितने हो गए? 19। बराबर में कितना आएगा? 32। तो a बराबर आएगा आपके 32 माइनस 19। तो a बराबर 2 में से 9 नहीं जाते, तो 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो a बराबर कितना आएगा इसमें? 13 आ जाएगा। a का मान कितना आएगा इसमें? 13। अब आपको a बराबर 13 दे रखा है, तो b और c के मान पहले से ही पता है। आपको हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। a बराबर 13 है, a बराबर तो 13 है और b बराबर कितना है? 11 है और c बराबर कितना है? 8 है। तो फिर आपको इसमें s का मान ज्ञात करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। ये a प्लस बी प्लस सी की तो जोड़ में दे ही रखी, तीनों की जोड़ कितनी है? 32 है। और चाहे आप इसमें 13, 11 और 8 को जोड़ के देखेंगे तो भी 32 ही आएगा। तो 32 बटे 2 बराबर s का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। s का मान 16 है। अब आपको इसमें हीरोन का सूत्र लगाना है। इसमें लगाएंगे हम हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ये क्या होता है? ये होता है आपका अंडर रूट s कोष्टक s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसमें हम ए बी सी का मान लिख लेते हैं, एस का और ए बी सी का। तो एस बराबर आएगा इसमें 16 कोष्टक 16 माइनस ए का मान 13 कोष्टक 16 माइनस बी का मान 11 और कोष्टक 16 माइनस सी का मान 8। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके 16 के 16 आएंगे इंटू 16 में से 13 गए तो 3 और 16 में से 11 गए तो 5 इंटू 16 में से 8 गए तो 8। अब जो संख्या डबल हो रही है इसका हम जोड़ा बना लेंगे। तो एक तो ये 16 का जोड़ा बन जाएगा 2 इंटू 8 का, तो ये जोड़ा बन जाएगा आपके 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8। इसमें एक ही जोड़ा बनेगा 8 का, तो ये 8 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 6 6 5 30, तो 8 अंडर रूट 30 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और ये सेंटीमीटर में है तो ये वर्ग सेमी इसका आंसर होगा। वर्ग सेमी ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसका जो हल है वो ज्ञात करना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 2 भुजाएं दे रखी थी और तीसरी भुजा आपको पहले ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि इसका परिमाप दे रखा है। तो दोनों भुजा को जोड़ के 32 में से घटाएंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। फिर इसमें एस का मान ज्ञात कर लिया, हीरोन का सूत्र लगाया, ये वाला हीरोन का सूत्र होता है। फिर इसमें से ए बी सी को घटाया एस में से, जो बची हुई संख्या उसको लिख लिया, 2 के जोड़े बना लिए, जो जोड़े नहीं थे उनको जोड़े के रूप में तोड़ दिया। 16 को हमने 2 इंटू 8 के रूप में तोड़ा क्योंकि हमें 8 के रूप में संख्या चाहिए थी। बाकी 4 इंटू 4 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, तो भी इसमें से 8 ही आएगा। ठीक है, तो वो उसमें मतलब नहीं है, इसको हम 8 इंटू 2 के रूप में तोड़ा क्योंकि 8 एक पहले से दे रखा था। फिर इसमें से 8 बाहर आ गया, बची इसमें 2 3 और 5, तो इसको गुणा किया तो 30 आया। 8 अंडर रूट 30 इसके आंसर हो जाएंगे। इसका दूसरा वाला सवाल भी हल कर लेते हैं। देखो इसका अगला सवाल आपके ये एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको और इसका परिमाप दे रखा है 300। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन्होंने भुजा नहीं देखी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो हम पहले तो इसकी भुजाओं को मान लेंगे कि माना कि इसमें ए बराबर दे रखा है, माना कि त्रिभुज की भुजाएं भूखंड की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है, तो उसको मान लेंगे। त्रिभुज की भुजाएं वो ए बराबर मान लेंगे हम, इसमें ए बराबर मानेंगे हम 3x और बी बराबर मान लेंगे हम इसमें 5x और सी बराबर मानेंगे इसमें 7x। इन तीनों का हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है आपको? 300 दे रखा है।
ये परिमाप 300 मीटर है। इसका मतलब तीनों भुजाओं की जो जोड़ है उसका उत्तर 300 मीटर के बराबर है। तो ए का मान एक्चुअल में हमें पता नहीं, हम इसमें ए का मान ज्ञात करेंगे, पहले एक्स का मान ज्ञात करके। तो ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो हम इसमें परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में कितना हो जाएगा आपके 300। ए का मान कितना है 3x है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें 3x। बी का मान 5x है तो ये आएगा 5x। सी का मान 7x है तो 7x। बराबर में कितना आ जाएगा आपके 300 आ जाएगा। अब इसमें तीनों को जोड़ कर लेंगे, 7 और 5 12 और 3 15x हो जाएगा ये। तो 15x बराबर कितना आएगा आपके 300। x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 300 में इस 15 का भाग दे देंगे, क्योंकि इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 0। तो x का मान आया आपके 20। अब आपको तीनों ही भुजा ज्ञात कर लेनी है। तो पहली भुजा कितनी है आपके, पहली भुजा हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना आ जाएगा आपका 3x, यानी कि 3 × 15। तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। b बराबर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x, वो कितना आएगा 5 × 15। 15 पंजे कितना आएगा आपके 75 आ जाएगा। c बराबर कितना आएगा आपके 7x, ये कितना आएगा 7 × 15। तो 15 का 7 से गुणा करेंगे, 15 6 90, 15 7 105। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 105। ये मीटर में दे रखा था परिमाप, तो ये भी आपके मीटर में हो जाएंगे। मीटर, ये मीटर है और ये भी आपका मीटर में है। अब हमारे पास में परिमाप है, तीनों भुजाएं हैं, तो इसमें पहले s का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल लगा के हल करेंगे। तो अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, वो होता है s बराबर परिमाप बटे 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। इन तीनों की जोड़ कितनी दे रखी है आपको, a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना है 300 है, वो हमें दे रखा है पहले। या फिर 105, ये 75 और 45 तीनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर 300 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें 300 और बटे में 2। 300 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 150 बार जाएगा। इसमें s कितना आएगा 150 मीटर। फिर इसमें हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो a बराबर कितना है आपके, a बराबर तो आ जाएगा आपके 45, 75 और 105। a बराबर 45, b बराबर 75 और c बराबर 105। इसमें लगाएंगे हम हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र लगाएंगे इसमें। हीरोन का सूत्र ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s कोष्ठक s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब इसमें s का और abc का मान लिखेंगे। तो a का मान कितना आएगा, इसमें a का s का मान आ जाएगा आपके 150, ये 150 इंटू 150 माइनस a कितना है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 कोष्ठक 150 माइनस b का मान कितना है 75 है, इंटू 150 माइनस c का मान है 105। इन सबको यहाँ पे हल करके लिख लेते हैं। तो 150 के 150 ही रहेंगे, इंटू 45 घटाएंगे इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा आपके 105 आ जाएगा, इंटू ये कितने हो जाएंगे आपके ये 75 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 75, इंटू ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 45। कितने बचेंगे, ये 45 बचेंगे। अब हमारे पास में मान लो एक जैसी संख्या है तो उनका दो दो के जोड़े बना के टुकड़े कर लेंगे। तो 75 को हम लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 2 × 75। तो ये हो जाएगा आपका 150 का 2 × 75। फिर आपकी और कौन सी संख्या बच रही है, तो 45 है, तो इस 45 को लिख सकते हैं हम 15 × 9, 15 × 7। इसको लिख लेंगे हम इसमें 15 × 7। एक आपके 75 पहले से है और 45 को लिख लेंगे आपके 3 × 15। तो जोड़ा किस किस का बनेगा, एक तो बन जाएगा आपके 75 का, एक बन जाएगा आपके इसमें 15 का, और किसी का जोड़ा इसमें नहीं बनेगा। तो बाकी संख्या को हम छोड़ देंगे बाहर, अंदर ही रखेंगे। तो एक तो आएगा आपके इसमें 75, एक आएगा इसमें आपके 15, और अंदर कितना बचेगा आपके 2 × 7 × 3। इसको हम गुणा करेंगे तो 75 को 15 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 15 पंजे 75 के 5 असल के 7 और 15 6 90, 15 7 105। 105 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112। कितना आएगा आपके 112। अंडर रूट में कितना आएगा, ये 7 दूनी 14 या 7 21, 21 दूनी 42 मीटर स्क्वायर। तो 1125 अंडर रूट 42 मीटर स्क्वायर इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल आपके 23वां सवाल है, जिसमें आपकी ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। या फिर इसके अथवा में है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान 3.14 लेना है। दोनों सवाल को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो पहला सवाल है इसको हम सोल्व करते हैं। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसमें आपको? ऊंचाई दे रखी है h बराबर आपको 14, और ये इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो कितना है 2πrh बराबर 88 दे रखा है। तो दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। h बराबर ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है? h बराबर दे रखी है आपके 14, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है आपको? 88 दे रखा है। तो आपको इसमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। पहले r ज्ञात करेंगे और उसका डबल करेंगे तो व्यास आ जाएगा। तो इसमें h बराबर 14 लिखेंगे और r का मान ज्ञात करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh बराबर कितना दे रखा है? 88। इसमें 2 का पाई का मान 22/7 इंटू r का मान ज्ञात करना है, और h का मान कितना है? 14। बराबर में कितना आएगा आपके? 88। 7 के पार से 14 कटेंगे 2 बार। अब जो बची हुई संख्या उसको यहाँ से हटा देते हैं। तो r बराबर 88, और ये 2 22 और 2 इसके गुणा में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो 2 × 22 × 2, तो 2 के पार से 22 के पार से 88 कटेंगे ये 4 बार। कितने बार कट जाएगा ये? 4 बार कटेगा। 22 चौक 88 होता है। 2 के बार से 4 कटेंगे 2 बार, और 2 से 2 कटेंगे 1 बार। तो r बराबर कितना आएगा इसमें आपके? 1। ये मीटर है तो मीटर, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। r बराबर 1 आया। अब आपको ज्ञात करना है आधार का व्यास। आधार का व्यास ये क्या होता है? 2 × त्रिज्या होता है। तो 2 × 1 बराबर 2 इसका आंसर आएगा। ये मीटर है कि सेंटीमीटर? ये सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर भी आपके सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में, तो ये भी आएगा आपके सेंटीमीटर। अथवा वाला भी आसान है, इसको भी आप कर सकते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया TS से ज्ञात करना है, तो 3πr² इसका सूत्र होता है। इसमें r बराबर दे रखा आपको 10। गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या r बराबर वो 10 दे रखी है। ठीक है, इसमें एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है वो कितनी है? 10 है। इसमें इसका जो r है वो कितना है? r बराबर 10 है। और ये अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। r बराबर 10 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 3πr², और पाई का मान आपको लेना है 3.14। ये हो जाएगा 3 × पाई का मान 3.14 इंटू r का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो 3 × 314 बटे कितना हो जाएगा? 100 इंटू आपके 10 × 10 कितना होगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा। हमने 3.14 का पॉइंट हटा दिया, बटे में लगेंगे 100, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये बचेगा आपका 3 × 314। 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 तिया 9। आंसर आएंगे 342 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। सेम है तो इसका उत्तर आपके सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर मैंने सोल्व करवा दिया। अच्छी प्रकार से आपको यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और इसकी जो PDF है वो आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमें मैसेज कर देना। और 9th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में जो आपकी 10वीं क्लास होगी उसके लिए आपको काफ़ी शानदार यहाँ पे कंटेंट तैयार करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार तैयारी आपको वहाँ पे करवाई जाएगी। तो ये आपके MP बोर्ड वालों के तो 11 मार्च को पेपर है, उसके लिए बहुत ही शानदार पेपर है। ये अच्छे से तैयार कर लेना, काफ़ी शानदार नंबर आपके आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप 9वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, और ये अपने व्हाट्सअप नंबर इसको सेव ज़रूर कर लेना। आपका पेपर हो जाए तो अपना पेपर इस नंबर पे हमें ज़रूर भेजना PDF बना के।